गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भूकंप के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भूकंप होता क्या है, कितने तरह से इसमें से तरंगें निकलती हैं और भूकंप आने का कारण क्या क्या होता है और उसका मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप होता क्या है। भूकंप किसी भी कारण से, अज्ञात कारण हो या ज्ञात कारण हो, उसके द्वारा भूपटल में तीव्र गति से कंपन होने लगते हैं तो उसको भूकंप की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो भूपटल में तीव्र गति से कंपन को ही भूकंप की संज्ञा देते हैं। ये अंतर्जात बलों के कारण भी हो सकता है और मानव जनित कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसमें भूकंप में कुछ शब्दावली हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या होता है वो। एक होता है भूकंप मूल। भूकंप जहाँ सर्वप्रथम भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है या जहाँ विकास होता है वहाँ भूकंप मूल की संज्ञा देते हैं। भूकंप मूल की, या इसको इंग्लिश में फोकस की संज्ञा देते हैं, फोकस। ठीक है, और यहाँ से निकल के पृथ्वी के ऊपरी भाग पे, धरातल पर जहाँ पर सबसे पहले इसका झटका महसूस किया जाता है, इसको वो अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र या इंग्लिश में एपी सेंटर इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जिस समय यहाँ पे एपी सेंटर पर भूकंप महसूस किया जाता है उसके ठीक 21 मिनट के बाद से इसके पृथ्वी के ठीक इसके एंटी पोल पे भी झटका महसूस किया जाता है 21 मिनट बाद यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे प्रतिध्रुव भूकंप की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, इसको एंटीपोड अर्थक्वेक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमेशा याद रखना है इसको। अब देखते हैं भूकंपी तरंगें कितने तरह की होती हैं। क्योंकि भूकंपी तरंगें मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। एक पी वेव होता है, दूसरा एल वेव और तीसरा एस वेव होता है और तीसरा एल वेव होता है। ठीक है, पहला पी वेव, दूसरा एस वेव और तीसरा एल वेव होता है। पी वेव क्या होता है? पी वेव इसका तीव्रता सर्वाधिक होता है। पी वेव की तीव्रता सर्वाधिक होती है, इसलिए सर्वप्रथम इसी को महसूस किया जाता है पृथ्वी के सबसे अभिकेंद्र पर। सर्वप्रथम इसी को महसूस किया जाता है, इसलिए इसको प्राथमिक तरंग की संज्ञा देते हैं। प्राथमिक तरंग की संज्ञा देते हैं पी वेव को। ये सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। इसकी औसत चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। अधिक भी चलती हैं यदि घनत्व, तो इसका मुख्य विशेषता ये है कि जिस भी घनत्व के अनुसार चलती हैं, घनत्व ज़्यादा हो तो स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाता है और घनत्व कम होता है तो चाल इसका कम हो जाता है। और इसका खास बात यह है कि ये हमें तीनों भी ठोस और द्रव दोनों में इसका चलन होता है। ठीक है, ये दोनों भाग में चल सकती हैं। ये ध्वनि के चाल के समान चलती हैं। जैसे ध्वनि चलती हैं आगे पीछे करके, ज़्यादा आगे पीछे से करके चलती हैं, तो ये भी ध्वनि के चाल के समान ही इसका चाल होता है। दूसरा होता है ये, इसीलिए इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी बोलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग भी इसकी संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये रहा पी तरंग। दूसरा है एस वेव। एस वेव को सेकेंडरी वेव बोलते हैं। सेकेंडरी वेव इसलिए करते हैं कि पी तरंग के बाद कुछ देर बाद इस तरंग का आगमन होता है या ये तरंग महसूस किए जाते हैं, इसलिए इसको द्वितीयक तरंग की भी संज्ञा देती हैं। ये एस वेव होता है वो प्रकाश की चाल के समान चलती हैं। जैसे प्रकाश चलता है इसके हिसाब से चलती है। अपने आगे की गति से ऊपर नीचे समकोण पे ऊपर नीचे आड़ी तिरछी करते हुए चलती है, इसलिए आड़ी तरंगे भी इसको नाम दिया जाता है, आड़ी तरंगे। ठीक है, आड़ी तरंगे की भी संज्ञा दिया जाता है। द्वितीय तरंगों की संज्ञा दिया जाता है, या गौड़ तरंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गौड़ तरंगों की भी इसको संज्ञा दिया जाता है। ये पी तरंग के बाद आती है। इसकी एस वेव की खास विशेषता ये है कि ये द्रव भाग में नहीं चलती हैं, केवल ठोस भाग में ही चलती हैं। केवल ठोस भाग में चलती हैं, इसलिए पता चल जाता है कि ठोस भाग में जहाँ नहीं चल पाते हैं तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे
द्रव भाग हो। जैसे हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना वाला भाग में देखे थे कि जो पृथ्वी का जो बाह्य कोर वाला भाग होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे एस वेव नहीं आ पाती है, ये लुप्त हो जाती है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पी भी तरंग है, यहाँ पे एस भी तरंग है चारों तरफ, लेकिन यहाँ आने के बाद एस तरंग यहाँ पे लुप्त हो जा रही है। यहाँ एस पे तरंग नहीं लुप्त हो जा रही है, केवल पी तरंग ही यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इसलिए ये द्रव भाग में नहीं चलती हैं। इसी आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी पता लगाया जाता है कि जिस भाग में चलती हैं वो ठोस होगा, जिस भाग में नहीं चलती हैं वो द्रव भाग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अंकन किया गया है ये, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पी कोई भी तरंग चलती है, भूकंपी तरंग चलती है, यदि उसके घनत्व में अंतर आता है तो वहाँ पे उसका चाल भी परिवर्तित हो जाता है और उसका दिशा भी थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे है कि यहाँ घनत्व में अंतर आया है तो पी वेव का थोड़ा सा दिशा बदल के इधर आ गया है, सीधे ना आ करके, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी तरंग नहीं जा पाती है। यहाँ से यहाँ के न पी वेव जाती है और नहीं एस वेव जाती है यहाँ से, इसलिए इस भाग को पी और एस के लिए छाया क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये भाग छाया पी चाहे एस वेव के लिए छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, तीसरा है एल वेव या एल तरंग की संज्ञा देते हैं। ये तरंगे इसको धरातलीय तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ये धरातल के ऊपरी भाग में ही, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ से केवल ऊपरी भाग में ही चलती हैं और सबसे लास्ट में आके यही तरंगे पहुँचती हैं। ठीक है, ये इस तरंगे सबसे लास्ट में आके पहुँचती है, इसको धरातलीय तरंग भी की संज्ञा देते हैं और ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है। ठीक है, इसका वेग तो कम होता है लेकिन तीव्रता इतना ज़्यादा होता है कि सर्वाधिक विनाशकारी यही तरंग होती है, एल वेव। इसको लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, लॉन्ग वेव। चूँकि ये सबसे देरी से आती हैं और इसके स्पीड भी सबसे कम है, इसलिए लंबी दूरी तय करके आती हैं, इसलिए इसको लॉन्ग वेव की संज्ञा देते हैं। तो ये रहा तरंग। इसका मापन कैसे किया जाता है देखते हैं कि, तो इसका मापन मुख्य रूप से दो तरह से किया जाता है भूकंपी तरंगों का। एक तो मर्केली स्केल पर और दूसरा रिक्टर स्केल या रिचर स्केल पर किया जाता है। तो जो मर्केली स्केल होता है वो गुणात्मक होता है, उसमें मात्रात्मक नहीं होता है। गुणात्मक किस आधार पर उसको दिया जाता है कि उसको विनाशकारी प्रभाव कितना हुआ है, कितना क्षति हुआ है, उसके आधार पर इसका गणना किया जाता है। जैसे कम जहाँ पे सामान्य भूकंप आते हैं उसको समान, जो कम क्षति वाले होते हैं उसको सामान्य भूकंप की संज्ञा देते हैं, सामान्य भूकंप की संज्ञा देते हैं। तो ज़्यादा विनाशकारी होता है या प्रचंड होता है उसको प्रचंड या अधिक तीव्र विनाशकारी देते हैं, प्रचंड या विनाशकारी, ज़्यादा विनाशकारी। इसी मर्केली स्केल पे इस टाइप से और भी कई तरह से कम से कम 10 से 12 भागों में वर्गीकरण इसका किया गया है, सामान्य से लेकर अधिक तीव्र तक या अधिक प्रचंड तक इसको वर्गीकरण किया गया है। तो ये मर्केली स्केल पर इसको मापन किया जाता है। रिचर स्केल पर इसका परिमाणात्मक मापन होता है, अर्थात ये अंकों में इसका डिवीजन वो मापन होता है। 1 से लेकर के 9 तक के बीच में, 1 से लेकर 9 तक के बीच में इसको अंक के आधार पर अंक दिया जाता है। ये जो इसका अंक दिए जाते हैं सदा ये लॉगरिथम के रूप में चलती है, अर्थात जो अगला जो अंक होता है उससे अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक पे होता है, 10 गुना उसका तीव्रता अधिक होता है या अधिकतम अधिक विनाश होता है, 10 गुना अधिकतम विनाशकारी होता है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 9 तक का बीच में इसको अंक दिया जाता है। ये रिचर स्केल पे इसको रिचर स्केल बोलते हैं। ये जिस ग्राफ को इसको नापते हैं वो सिस्मोग्राफ होता है, भूकंपी तरंगों का सिस्मोग्राफ। भूकंपी तरंगों का जिस ग्राफ पे मापन किए जाते हैं उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, और जब भूकंप विज्ञान का जिस विषय को अध्ययन किए जाते हैं उस अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोला जाता है, सिस्मोलॉजी, यह सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भूकंपों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो सामान्य ढंग से तो वर्गीकरण ऐसे कई प्रकार से किया जाता है। एक तो इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है कि भूकंप किस ढंग से उत्पन्न हुआ है। यदि भ्रंश के कारण भूकंप उत्पन्न हुआ तो भ्रंश मूलक भूकंप की संज्ञा देते हैं, या ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा उसका भूकंप का
हुआ रहता है, तो इसलिए उसको ज्वालामुखी भूकंप की संज्ञा देते हैं। इस टाइप से भी वर्गीकरण किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया है वो गहराई के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो सामान्य गहराई वाले भूकंप होते हैं, गहराई मतलब कि फोकस से मतलब है, फोकस से इसका पृथ्वी के अभिकेंद्र से गहराई कितना है इसका, तो 0 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में जो जिसका भी फोकस दूरी होता है वहाँ पे सामान्य भूकंप की संज्ञा देते हैं, और जो 50 से लेकर के 250 किलोमीटर तक का गहरा होता है उसको मध्यवर्ती भूकंप की संज्ञा देते हैं। जिसकी फोकस दूरी 50 से 250 किलोमीटर के दूर बीच में होता है उसको मध्यवर्ती भूकंप की संज्ञा देते हैं। और तीसरा है गहरे भूकंप की संज्ञा देते हैं उसको कि जो 250 से 700 किलोमीटर के बीच में इसका फोकस दूरी होता है। ठीक है, ये गहरे मूल का भूकंप कहा जाता है। ये 3 तरह का मुख्य रूप से भूकंप होता है। अब देखते हैं कि भूकंप का आने का कारण क्या होता है। यूँ तो भूकंप ज़्यादातर प्राकृतिक कारणों से ही आते हैं, लेकिन इसमें मानव जनित जो हस्तक्षेप होते हैं इसके कारण भी भूकंप जनित होता है या तीव्रता में वृद्धि कर देते हैं। तो देखते हैं अभी प्राकृतिक कारणों से। प्राकृतिक कारण में पहला है भू संतुलन में अव्यवस्था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भूपटल पूरी तरह से संतुलित रूप में है, लेकिन फिलहाल कुछ कारणों से उसमें असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे धरातल पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं और जलाशय वाला भाग भी है। ये आपस में लगभग संतुलित अवस्था में रहते हैं, लेकिन अनक्षादन कारण से, अपर्दन या अपक्षय के कारण से यहाँ का भाग कट कट के धीरे धीरे अपर्दित होते हुए जाके यहाँ पे जलाशय में धीरे धीरे बैठने लगते हैं। तो यहाँ का भार हल्का हो जाता है और इधर का भार भारी हो जाता है। जो जलाशय में जहाँ पे निक्षेपण होता है अवसादों का वहाँ पे धीरे धीरे भारी होता है, इसलिए इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस कारण भी इसमें भूकंप आने का संभावना रहता है, कंपन होने लगता है जिससे भूकंप आता है। ठीक है, तो भू संतुलन में अव्यवस्था के कारण भी भूकंप आता है। दूसरा है भ्रंशन के कारण। जब भूपटल में भ्रंशन होता है या चट्टानों में भ्रंशन होता है, फॉल्ट हो जाता है किसी भी कारण से, अंतर्जात कारणों से या बहिर्जात कारणों से, किसी भी कारण से यदि फॉल्ट होता है तो इसमें इस वाले भाग में कंपन महसूस किया जाता है। वो कंपन वो जो भूकंप का कारण होता है। जो डक्कन ट्रैप है, प्रायद्वीपीय पठार है या सह्याद्री की देख रहे हैं सह्याद्री क्षेत्र, इसी टाइप का उसमें भूकंप ज़्यादातर आता है। और जितने भी फॉल्ट बने हुए हैं, चाहे नर्मदा फॉल्ट हुआ, कावेरी फॉल्ट हुआ, इसमें भी भूकंप आने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो वो भ्रंशन के कारण ही भूकंप आते हैं। जहाँ रिफ्ट वैली देखेंगे, अफ्रीका का रिफ्ट वैली जो बड़ी वैली है उसमें भी इस टाइप से भूकंप आता रहता है। तीसरा है प्लेटों का संचलन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी में कई प्लेटों में बटी हुई है या कई प्लेटों के से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, कई छोटी प्लेटें भी हैं और बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, ये सब मिलकर के बना हुआ है इसमें। तो ये प्लेट आपस में संचलन या चलते रहते हैं। इसके ये गमन करते रहते हैं, बहुत धीमी गति से ही गमन करते हैं, लेकिन ये चलते रहते हैं। इस कारण से भी भूकंप आता है। इसको हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में अच्छे ढंग से इसके डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं कि इसके चलने से या गति करने से भूकंप कैसे आते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ प्लेटें महाद्वीपीय होते हैं, कुछ महासागरीय होते हैं। जो महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें होते हैं, महासागरीय प्लेटें भारी होती हैं। ठीक है, आइए महाद्वीपीय प्लेटें हैं। जो महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट धीरे धीरे नीचे जाता है भारी होने के कारण, और महाद्वीपीय यहाँ पे रगड़ उत्पन्न होता है। रगड़ उत्पन्न होने से यहाँ पे भी भूकंप का जनन होता है। इसके अतिरिक्त प्लेटों में कई किनारे भी होते हैं। एक तो यहाँ पे विनाशात्मक किनारे होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके एक जहाँ पर रचनात्मक किनारा भी होता है, वहाँ पर नीचे से मैग्मा जब उठ के ऊपर आता है तो वो वहाँ भी भूकंप का जनन होता है।
और तीसरा किनारा होता है संरक्षित किनारा, वहाँ पे भी जैसे वहाँ पे प्लेटें टकराती नहीं है बल्कि साइड से निकल जाती है। ये प्लेट जैसे इस दिशा में जा रही है, ये प्लेट इस दिशा में जा रही है, तो जो बीच में रगड़ होता है यहाँ पे भी भूकंप आता है। ठीक है, तो ये प्लेटों के संचलन से भी भूकंप आता है। चौथा है जलराशियों का दबाव। जलराशियों का जहाँ पर जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे महासागर है, महाद्वीप है, तो इसमें भी जो जल का दबाव होता है, यहाँ पे महासागर वाले भाग में जल का दबाव ज़्यादा होता है, तो इस कारण से भी भूकंप आते रहते हैं, कंपन होते रहते हैं, जिससे भूकंप आता रहता है। ठीक है, चौथा है गैसों के फैलाव के कारण। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। इसके निष्कासन के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ जो पाए जाते हैं, इसको निष्कासन के लिए जब निष्कासन किया जाता है, इसका निष्कासन किया जाता है, तो ये बैक गैप हो जाता है और इसमें जलराशियाँ भर जाती हैं, या कृत्रिम कारण से, कृत्रिम विधि द्वारा इसमें जल का प्रवेश कराया जाता है। यहाँ से जल का प्रवेश कराया जाता है, जिससे पूरे पेट्रोलियम एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और सारा पेट्रोलियम को निकाल लिया जाए। ड्रिलिंग जो कहते हैं, पेट्रोलियम पे जहाँ ड्रिलिंग वाला प्लांट लगाया गया है, वहाँ पे इस टाइप से देखने को मिलता है। तो ये वाले भाग में जल की उपस्थिति हो जाती है, और नीचे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थर्मल एनर्जी है, वहाँ से जो पानी जल होता है गर्म हो जाता है, भाप के रूप में हो जाता है और तीव्र गति से फैलाव करते हैं, जिससे कंपन, वहाँ की जो चट्टानें होते हैं तीव्र गति से कंपन करने लगती हैं और भूकंप का कारण बनता है। ठीक है, ये मानव जनित कारण से भी हो सकते हैं और प्राकृतिक कारणों से भी होता है। ये गैसों का फैलाव रहा, वही पूरब के रूप में हो जाता है। और अंतिम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, उस समय भी आसपास के क्षेत्रों में इतना तीव्र गति से मैग्मा का निष्कासन होता है, उसमें गैस होता है कई तरह से, जिससे हम लोग की ज्वालामुखी क्रिया में देखे थे। तो इस कारण से भी वहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में कंपन उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे भूकंप आता है। ठीक है, तो ये रहा प्राकृतिक कारणों से भूकंप का जनन। अब देखते हैं मानव जनित कारणों से। मानव जनित भी कारण में, जैसे हम लोग नदी पे जलाशय और बांध बनाते हैं बिजली उत्पन्न करने के लिए, यहाँ बांध बनाते हैं, जैसे जलाशय वाला ये भाग हो जाता है। अब जलाशय ज़्यादा भारी की वजह से भी इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, या कभी कभी ज़्यादा भार के कारण कभी बांध टूट जाता है, इस वजह से भी असंतुलन स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आसपास के क्षेत्रों में कंपन होने लगता है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऐसा लगभग टिहरी डैम जैसे देख रहे हैं कि उत्तराखंड में है, इंडिया के उत्तराखंड में है टिहरी डैम, वहाँ भी इस टाइप से भूकंप देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण इसका ये होता है कि परमाणु परीक्षण, जैसे कि हम लोग परमाणु बम बनाने के लिए या कई कारणों से परमाणु का परीक्षण किया जाता है, तो उससे भी आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आता है, तो वो मानव जनित ही भूकंप की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मानव के परमाणु परीक्षण के कारण ही वो उत्पन्न होता है। जैसे भूकंप के और कई भी छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है। जैसे प्राकृतिक कारणों में एक कारण उल्का पिंड से भी होता है, लेकिन हालांकि ये बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। उल्का पिंड द्वारा जो ब्रह्मांड से या अंतरिक्ष से जो उल्का आते हैं, पृथ्वी पे गिरते हैं, तो जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे कंपन करने लगता है। हालांकि सामान्य भूकंप का ही वो होता है, सामान्यगत से ही भूकंप आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका नहीं है। ठीक है, तो ये रहा भूकंप और इससे संबंधित विशेषताएं और जानकारी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक, और अगले क्लास में एक इम्पोर्टेंट देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।